हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा, समझिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहती, क्योंकि बच्चे भी क्या है, वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं फिर। तो हम जो अच्छा होगा कि हम जो मेन टॉपिक है उसी के पे कंसर्न करें, उसी की बात करें। तो देखिए, आज मैं डिलेमास के बारे में बात करने वाली हूँ। डिलेमास, और ये जो टॉपिक है आप लोगों का बीएड 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 फर्स्ट ईयर स्पेशली, और आपका बीएड जो बीएड का थर्ड सेमेस्टर जिसमें लर्निंग एंड टीचिंग है उसके अंदर है आपका, और आपका जो सीडीपी है उसका ये पार्ट है। इसके अलावा जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट एग्जाम की, चाहे वो आपका यूपी टेट है, एस टेट है, रीट है, सभी के अंदर आ जाता है। इनफैक्ट ये आपका यूजीसी नेट के पेपर के में भी आता है। यूजीसी नेट का जो एजुकेशन पेपर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं हम डिलेमास की। आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा, डिलेमास क्या होते हैं। नहीं सुना है तो आज मैं आपको साथ पूरा डिस्कस करूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डिलेमास का मतलब होता है दुविधा। अब यहाँ पे किस तरीके की हम दुविधा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोरल डिलेमास की बात कर रहे हैं, यानी कि नैतिक दुविधा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, नैतिक दुविधा का मतलब हो गया नैतिकता की हम बात कर रहे हैं, और नैतिकता यानी मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अगर आपको इस वर्ड से याद आ रहा हो तो मैंने आप लोगों के साथ में पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी और कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी शेयर की है, और जो मेन नाम मोरल डेवलपमेंट में आता है वो कोलबर्ग का आता है, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। जो बेसिकली जो डिलेमा वर्ड यूज होता है ये कोलबर्ग की थ्योरी में होता है, डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग जो मोरल डेवलपमेंट है, और एक मैंने आपके साथ में पियाजे का भी शेयर किया था, पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है पियाजे की, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। मेन जो है आपकी कोलबर्ग की थ्योरी पूछी जाती है, और जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो किससे इंस्पायर है, पियाजे की थ्योरी से ही इंस्पायर है। यानी कि जो पियाजे का काम था मोरल डेवलपमेंट का, जो 1932 के अंदर बनाया काम किया था जिसपे पियाजे ने, उसी काम को कोलबर्ग ने आगे बढ़ाया था। तो इसमें हम सबसे पहले कोलबर्ग की बात कर लेते हैं। तो कोलबर्ग का देखिए जो टाइमिंग था, ये इनका तो 1927 से 1987 का रहा है, यानी कि इनका जन्म 1927 में हुआ था, 1927 में, और जो इनकी मृत्यु थी 1987 में हुई थी। और ये माना जाता है उन्होंने सुसाइड की थी, उनको डिप्रेशन था और इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली थी। तो 1987 में क्या था, इनकी डेथ हो गई थी। अब क्या था, इन्होंने जो कोलबर्ग थे उन्होंने पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर होकर और उसी थ्योरी पे आगे वर्क किया, उसी के अंदर मॉडिफिकेशन उन्होंने किए। और मॉडिफिकेशन करते हुए, वो सडन मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है कि एकदम से मॉडिफिकेशन हो गया हो। तो जो इन्होंने था 20 ईयर्स तक इस पे वर्क किया। अब इस 20 ईयर्स के अंदर इन्होंने क्या किया, इन 20 ईयर्स के अंदर इन्होंने 72 स्टूडेंट्स के ऊपर, जो अलग अलग एज के लोग थे उनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट करना क्यों, क्योंकि देखिए जो कोलबर्ग थे कौन थे, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, और प्रोफेसर थे इन शिकागो यूनिवर्सिटी। आप लिख लीजिए, प्रोफेसर इन शिकागो यूनिवर्सिटी। तो ये प्रोफेसर थे शिकागो यूनिवर्सिटी में, साइकोलॉजिस्ट थे। इसलिए क्या था, देखिए कोई भी थ्योरी ऐसे नहीं बन जाती, एक्सपेरिमेंट्स पे बनती है। तो इन्होंने 20 साल तक जो 72 जो लोग थे, स्टूडेंट्स थे, उन पर एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअली, देखिए जो इन्होंने थी, दो चीजें आप याद रखेंगे। एक तो इन्होंने इंटरव्यू मेथड से एक्सपेरिमेंट किया था, इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार के जरिए। और साक्षात्कार में क्या हुआ था, इन्होंने स्टोरीज कुछ बच्चों को, मतलब सभी जो 72 स्टूडेंट्स ये थे या लोग थे,
उनको स्टोरी सुनाई थी, तो कौन से इन्होंने मेथड यूज किया, स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग मेथड इन्होंने यूज किया, जिसमें इन्होंने 72 लोगों को जो अलग अलग डिलेमास दिए। अब देखिए डिलेमास वर्ड का यूज हो रहा है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो इन्होंने क्या था, डिलेमास दिए थे अलग अलग, यानी दुविधाएं दी थी। और दुविधाएं क्या होती है, दुविधा होती है कि अगर आपको एक सिचुएशन दे दी, आपको एक कहानी सुनाई गई, उसके अंदर क्या सही है कितना गलत है वो पूछा जाता था लोगों से। और इस डिलेमा के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा जो फेमस रहा है वो हाइंस की रहा है। इसको हिंदी में हेन्स भी लिखा जाता है, हाइंस डिलेमा। तो देखिए हाइंस का जो डिलेमा है, इसको एन में लगा देती हूँ। तो हाइंस डिलेमा इनका फेमस डिलेमा था। अब इस डिलेमा की हम बात कर लेते हैं, यानी इस दुविधा की बात कर लेते हैं कि ये स्टोरी क्या थी। एक्चुअली हाइंस नाम का एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी। इसकी वाइफ को कैंसर था। अब उस कैंसर से पीड़ित जो महिला थी उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं मिल रही थी, कोई मेडिसिन नहीं बनी थी। बट उस मेडिसिन को एक केमिस्ट, एक फार्मासिस्ट इन्वेंट कर लेता है, बना लेता है उस दवाई को। और वो जो उस दवाई को बनाता है उसकी कॉस्ट, एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वो $200 होती है। बट वो किस रेट में बेच रहा है, वो $2000 में बेच रहा है उसको फार्मासिस्ट, क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहता है। अब जो हाइंस है एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वो केमिस्ट को बोलता है कि आप इसको कम कर लो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। पर वो केमिस्ट नहीं मानता है, क्योंकि उसको अपना क्या है, प्रॉफिट बनाना है। तो हाइंस किसी भी तरीके से $1000 इकट्ठे कर लेता है और फिर जाता है उस केमिस्ट के पास में, और वो कहता है कि अब इसको मेरे को मेडिसिन को दे दो, मेरी वाइफ को बहुत ज़रूरत है। पर जो फार्मासिस्ट था उसने तब भी वो मेडिसिन उसको नहीं दी, क्योंकि उसको क्या था, उसको उतने ही पैसे चाहिए था अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए। अब इसी में क्या होता है कि जब हाइंस पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता है, तो वो फार्मासिस्ट की शॉप पे चोरी कर लेता है, उस दवाइयों को चुरा लेता है। यानी कि अब क्या है कि उसने अपनी वाइफ के लिए वो पैसे यानी कि दवाई अरेंज कर ली। तो अब यहाँ पे क्या है, थ्योरी में डिलेमास क्या है, डिलेमा अब यहाँ पे यह आता है कि हाइंस ने अपनी वाइफ के लिए वो मेडिसिन चोरी कर ली। तो क्या उसका चोरी करना सही था, या मेडिसिन जो का फार्मासिस्ट था उसने उसको दवाई नहीं दी तो उसका वो प्रॉफिट गेन करना सही था या गलत था? क्या जो हाइंस था उसको वो मेडिसिन चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? या अगर मान लीजिए उसकी वाइफ की जगह अगर कोई और लेडी होती तो क्या वो उसको चोरी करता या नहीं करता? तो इस तरीके के डिलेमास थे जो क्वेश्चन से पुटअप किए गए और लोगों से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के जरिए क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये जो ये फेमस डिलेमा है हाइंस का, तो इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, जिसके बेस पर, और इसी जो इंटरव्यू चला ये 20 साल तक जो एक्सपेरिमेंट चला, उन्हीं के बेस पर जो कोलबर्ग थे, लॉरेंस कोलबर्ग, इन्होंने क्या था, 3 स्टेजेस दी हमें। और वो ये जो स्टेजेस हैं और कोलबर्ग कौन थे, उनकी जो थ्योरीज थी, क्या उस थ्योरी का क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, ये सब मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ पूरे नोट्स के साथ में। तो वो आपको मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पर भी आपको मिल जाएगा। ये आपका CDP प्लेलिस्ट में, बीएड प्लेलिस्ट में हर एक में है, क्योंकि क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देख लेते हैं 3 स्टेजेस जो इन्होंने दी इसी के बेस पर। एक्चुअली लेवल्स भी हम इसको बोल सकते हैं, 3 स्तर जो इन्होंने दिए थे। तो 3 स्तर क्या क्या थे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला था हमारा प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत। सेकंड हमारा कन्वेंशनल, परंपरागत। एंड थर्ड हमारा था पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर परंपरागत।
परंपरागत। तो इस तरीके से 3 इन्होंने लेवल्स दिए और हर एक लेवल को इन्होंने 2 स्टेजेस में बांटा। तो इस तरीके से क्या है, 6 स्टेजेस मानी जाती हैं आपकी। तो जो आपका फर्स्ट लेवल था हमारा प्री कन्वेंशनल वाला, वो था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस हमारा फर्स्ट था। सेकंड था हमारा स्टेज ऑफ ईगो, इसको हम टिट फॉर टैट के स्टेज भी बोलते हैं। थर्ड, इसके अंदर जो हमारा कन्वेंशनल को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा था। तो इसके अंदर हमारा था फर्स्ट गुड बॉय एंड गुड गर्ल, और ये सब पूरा डिटेल में मैंने विद नोट्स शेयर किया हुआ है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप उन नोट्स से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मैं क्या है, एक शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जो सीटेट वगैरह, सीटेट का पेपर होता है, सीडीपी होता है, उसके अंदर बच्चे पूरा डिटेल नोट्स पढ़ना पसंद नहीं करते, उनको शॉर्ट में पढ़ना पसंद है कि हमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो पता चल जाए। तो ये गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज हो गई। नेक्स्ट आती है सोशल सिस्टम, स्टेज ऑफ सोशल सिस्टम। स्टेज ऑफ सोशल सिस्टम, इसको हम रिस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज, वो आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड सिक्स्थ आती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, मेंटेनिंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो देखिए, जो फर्स्ट जो हमारी स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है आपके जो ऑर्डर्स है उनको मानता है, किस लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए मानता है, ठीक है ना। यानी कि अगर वो आपकी बात मान रहा है या मम्मी पापा की बात मान रहा है, तो इसलिए मान रहा है कि कहीं उसको वो पनिशमेंट ना मिले। तो उसके लिए सही गलत वही है कि उसको पनिशमेंट ना मिले बस। सेकंड जो है स्टेज ऑफ ईगो। स्टेज ऑफ ईगो में बच्चा क्या है, वो बात क्या है अपने मतलब के लिए मान रहा है, यानी कि अगर उसका कुछ बेनिफिट है उस किसी चीज में तो उसके लिए उसको फॉलो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जैसे कि मम्मी ने उसको कोई काम करने के लिए बोला तो उसने, और उसको एक चॉकलेट का लालच दिया, तो उसके लिए वो रिवार्ड है कि मुझे एक वो चॉकलेट मिलेगी, तो इसलिए वो उस चीज को मानेगा, उस बात को मानेगा। तो ये हमारी सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज है हमारी गुड बॉय गुड गर्ल, जिसमें कि बच्चे, ये देखो ये जो स्टेज है ये एडोलेसेंस की स्टेज में हमारी आती है। एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस, तो इसमें क्या है एडोलेसेंस में कि बच्चे जो है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों की बात वो मानते हैं कि खुद को एक अच्छा साबित करना है, वो सोसाइटी के अंदर खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने टीचर के आगे, चाहे वो मम्मी पापा के आगे। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ सोशल सिस्टम। स्टेज ऑफ सोशल सिस्टम में क्या है, जो बच्चे हैं वो सोशल सिस्टम को मानने लगते हैं, यानी अगर वो कहीं पर जा रहे हैं तो उसके रूल रेगुलेशंस को वो फॉलो करते हैं, उनको मानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है कि देखिए, हमारा जो, जैसे हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, जिसमें क्या एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम किसी का बुरा ना करें, कोई हमारा बुरा ना करे, है ना। अगर हम मान लीजिए किसी लॉ में हमें चेंज लाना है तो वो किस बेस पे होता है, मेजोरिटी के बेस में होता है। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, वहां पे मेजोरिटी हो रही है। तो अगर मान लीजिए 60% वोट पॉजिटिव है और 40% वोट नेगेटिव में आ रहे हैं, तो जो 40% वाले भी हैं उसको मानने के लिए वो बाइंडेड है, कि क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर जिसमें मेजोरिटी होगी वही सब मानेंगे। तो ये क्या हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल की हम बात कर लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सल प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं तो मेन बात आती है जस्टिस की। अब देखिए, जस्टिस और इक्वालिटी, ये क्या है, हमारी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अब इसके लिए क्या है कि अगर आपको कानून के खिलाफ भी जाना पड़े तो आप जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नेता है, अगर कुछ नेता का मैं उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे देना नहीं चाहिए मुझे, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है मुझे। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, या कहीं अनइक्वालिटी हो रही है, या किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो धरना दे दिया जाता है या उसके लिए मार्च की जाती है।
तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अंदर आता है कि यानी कि आप वहाँ पे नॉर्म्स को ना मानते हुए उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। तो ये जो स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल की स्टेज है, इसका कोलबर्ग का कहना है कि इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ज़्यादातर लोग इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही रहते हैं अपने सोसाइटी के अंदर। तो इस तरीके से ये 6 स्टेजेस थी जो कोलबर्ग ने दी अपने डिलेमास के अकॉर्डिंग। अब डिलेमास जो मेन था हमारा, आई होप वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें जो हाइंस डिलेमा है जो आपको बताया मैंने वो भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, तो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। और ये शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया है, और इसके लिए मैंने फुल नोट्स आप लोगों के लिए शेयर किए हुए हैं, तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दूसरों के बच्चों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।